नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नए अंदाज, नए तेवर और नए कलेवर के साथ खबरों की खबर में अगले 1 घंटे हम आपको देश दुनिया की वो खबरें दिखाएंगे जो आपके हित से जुड़ी हुई हैं। तो पहली खबर की शुरुआत करेंगे हम, और पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं अब, और ये खबर जुड़ी हुई है आपके हित से। ये खबर है बिहार की बीपीएससी से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार कहां हैं किसी को पता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में पिछले 19 साल से हैं, लेकिन बीते 17 दिनों से छात्रों के एक आंदोलन ने नीतीश कुमार कर सवालों के घेरे में ला दिया है। ये पहली खबर। इसके बाद हम पहली खबर के बाद आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी अभ्यर्थियों पर अत्याचार कर रहा है, और ये अत्याचार कैसा है, इस पर नीतीश कुमार क्यों चुप हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि साथ में जो दूसरी बड़ी खबर है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है, चुनावी रेवड़ी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक तनख्वाह देने का ऐलान किया है। आखिर किसके साथ कौन और कौन खुश है और कौन टेंशन में है, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी स्टोरी जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये भी आपके हित से जुड़ी हुई है। तीसरी बड़ी स्टोरी जो विमानों के हादसे से जुड़ी हुई है। विमान हादसे से एक बड़ी खबर जो हम आपके सामने रखने जाएंगे वो रखेंगे बर्ड स्ट्राइक की। हम आपको बताएंगे कि एक चिड़िया कैसे जहाज को नीचे गिरा देती है। और चौथी बड़ी स्टोरी होगी वो होगी आपके हित से जुड़ी हुई, और ये बताएगी कि एक और बड़ी जो जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसरो और एक और बड़ा काम करने जा रहा है। इसने इतिहास रचने जा रहा है। आज रात को 10 बजे इस इतिहास रचने की शुरुआत होगी, और जल्दी कोई हिंदुस्तानी चांद के पार भी पहुंचेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको पहले खबर की शुरुआत करते हैं। और बिहार में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो बीपीएससी की प्रिलिमिनरी परीक्षा ली गई थी उसे राज्य में रद्द कर दिया जाए। इस मांग को लेकर छात्र लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस उन पर लगातार लाठियां चला रही है, और इस कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ अब छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों ने भी एंट्री ले ली है। विपक्षी दल आंदोलनकारी छात्रों के साथ खड़े दिखते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर के खिलाफ तो एफआईआर तक हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए। हमारी रिपोर्ट देखिए और इस चुप्पी को समझिए। इस तरीके की बिहार में सालों साल चल रही थी, वो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमें 9 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे। नहीं चलेगा। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग का मुखिया सीएम साहब से विनती करते हैं, हम लोग का सर ये एग्जाम ले ले। ये जज्बात बिहार के उन छात्रों के हैं जो बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं। बीपीएससी की जिद है कि वो पूरा एग्जाम रद्द नहीं करेगी, तो छात्रों की भी जिद है कि वो इसके लिए इसी गांधी मैदान में विद्रोह का बिगुल बजाएंगे, जो राजनीतिक क्रांति का केंद्र रहा है। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमें 9 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। हम लोग का मांग यही है सर, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग का मुखिया सीएम साहब से विनती करते हैं, हम लोग का सर ये एग्जाम ले ले। हम लोगों की मांग है री एग्जाम। जब ठंड हड्डियों के भीतर सुई की तरह चुभने लगे, उस वक्त ठंडे पानी की तीखी बौछार को झेलना आसान नहीं होता। लेकिन सुशासन बाबू के राज में बीपीएससी के अभ्यर्थी को हार जमाने वाला ठंडा पानी भी डिगा नहीं पाया।
पानी की बौछार तो छोड़िए, लाठियां भी छात्रों के इरादों को डिगा नहीं सकी। वो आगे बढ़ते गए। ये लड़की को देखिए, आज इस लड़की को चला नहीं जा रहा है। अरे भाई शर्म कीजिए लोग, अब जो मारा है। ठंड का मौसम है और भीड़ को छांटने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए वाटर गन्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ को हटाया जा सके। यहाँ से लगभग 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे जाने से उन्हें पहले रोका गया, बहुत देर समझाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है पुलिस वाटर कैनन, वाटर गन का यूज़ कर रही है। आज पटना में चर्चा की धुरी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। उनके समर्थन में विपक्षी दल और कोचिंग वाले संस्थान हैं, तो विरोध में बीपीएससी और राज्य का प्रशासन है। मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वही लाइन पकड़ ली जो छात्रों की लाइन है। पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? इस आंदोलन को जिसने भी खत्म करने की कोशिश की है, उसको बच्चे आने वाले समय में बिहार में माफ नहीं करेंगे। आखिर इस मामले ने तूल कैसे पड़ा, इसको समझ लीजिए। 13 दिसंबर को बिहार के 912 केंद्रों पर बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा हुई, लेकिन पटना के बापू परीक्षा सेंटर में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें एक तो प्रश्न पत्र आधे घंटे देरी से मिला, दूसरी उसकी सील पहले से टूटी हुई थी। जब छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया तो पटना के डीएम के अंदर का बाबू बाहर आ गया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। उनके समर्थन में आयोग भी उतर आया। शाम तक बीपीएससी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के आरोपों का खंडन किया। परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली। दो दिन बाद 15 दिसंबर को पटना डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज के साथ आयोग को सौंप दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि परीक्षार्थी के रूप में असामाजिक तत्व परीक्षा में शामिल हुए थे और वही लोग हंगामा कर रहे थे। जांच रिपोर्ट देखने के बाद 16 दिसंबर को आयोग ने फैसला किया कि बापू सेंटर पर हुई परीक्षा रद्द की जाएगी। ये तय हुआ कि प्रश्न पत्र अलग होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग की जांच में 25 से 30 लोगों की पहचान की गई, जिन पर कार्रवाई होगी। बीपीएससी ने सोचा था उसके तेवर से छात्र नरम पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ आग और भड़क उठी, जिसको संभालना पटना प्रशासन और बीपीएससी तो छोड़िए नीतीश कुमार की सरकार के लिए मुश्किल होने लगा है। लाठियां बरसाने वाली पुलिस खुद को ही पीड़ित बताने लगी। वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। छात्रों के विरोध के बीच आंदोलन तेज होता गया। छात्रों के पक्ष में जनसुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर भी पहुंचे। आज आप कोचिंग न करें, अपना पेट काट करके आपके माँ बाप पैसा देकर आपको अगर कोचिंग न कराएं, तो खाली कॉलेज के पढ़ाई से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकेगा। ये नीतीश कुमार ने दशा बनाई है। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वहीं कोचिंग वाले खान सर भी पहुंच गए, एक नई मांग और नारे के साथ। उनकी मांग है कि छात्रों और बीपीएससी के अधिकारियों का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टेस्ट
किया जाए। सहमत है? सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं? और उसकी शुरुआत हम सब करेंगे, क्योंकि हम सब भ्रष्ट नहीं है। जो नार्को टेस्ट से भाग रहा है, अगर इन बच्चों का नार्को टेस्ट करा लीजिए और साथ में बीपीएससी का भी नार्को टेस्ट कराइए। मनोज भाई, क्या आप नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं? जब राजनीतिक संरक्षण और दूसरे लोगों की मदद मिली तो छात्रों का आंदोलन और तेज होता गया। अब छात्र अपनी इन 5 मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि पीपीएससी की पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो और दोबारा इम्तिहान लिया जाए। ये परीक्षा एक ही हो, रिजल्ट भी एक ही आए, ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। इस मांग के साथ छात्रों की दलील है कि अगर 4 जनवरी को बापू परिसर वाले सेंटर का प्रश्न पत्र कठिन या आसान आ जाएगा तो छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसलिए पटना में गर्दनी बाग से गांधी मैदान तक छात्र घमासान की मुद्रा में दिख रहे हैं। जब तक ये सारे बच्चे री एग्जाम नहीं ले लेते हैं तब तक ये नहीं टूटेंगे। बार बार में हड्डियां जरूर तुड़वा लेंगे, लेकिन अपनी मांग को खत्म होने नहीं देंगे। इस बीच सोमवार बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार अचानक बिहार के राज्यपाल से मिलने पहुंचे। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते हुए परमार निकल गए। अब सवाल है कि अब सब कुछ सही है तो परमार जवाब देने से क्यों बचते रहे? जब 13 दिसंबर को बापू परिसर वाले सेंटर में गड़बड़ी हुई ही नहीं थी तो दोबारा इम्तिहान की नौबत क्यों आई? और अगर पेपर सील टूटा था तो इसके लिए दोषियों की पहचान अब तक क्यों नहीं हुई? इस बीच मुख्य सचिव छात्रों की तरफ से 5 लोगों से बैठक कर इसका हल निकालने का प्रस्ताव आया, लेकिन अब छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नीचे मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने अपनी वो बातें रखी कि 18,000 बच्चों का आप फिर से एग्जाम ले रहे हैं सर, तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगा हमारे साथ, क्योंकि उनका क्वेश्चन का पैटर्न उनको या तो पता है, या तो हल्का होगा या तो हार्ड होगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हाँ हम आपकी बात समझ रहे हैं। और ये भी उनको बताया कि सर वो 3 सेंटर के बराबर है सर, एक सेंटर नहीं है, सॉरी 30 सेंटर के बराबर है सर, 3 जिलों के सेंटर के बराबर। बोला कि रिजल्ट का 90% परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ है बापू सेंटर में, तो ये कहीं से 2 इक्वल पेपर को 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल कैसे बना सकते हैं? ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। सोमवार को पटना में संग्राम छिड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे। जेडीयू दफ्तर के बाहर भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पटना में प्रभाकर कुमार के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हालांकि आंदोलनकारी छात्र पहले इस बात पर अड़े हुए थे कि वो मुख्य सचिव से बात नहीं करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री से ही मुलाकात करेंगे। लेकिन बाद में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद बात आगे बढ़ी। बीपीएससी के आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की 5 प्रमुख मांगे थीं। वो मांगे हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। बीपीएससी का पूरा प्रीलिम्स का पर्चा रद्द किया जाए जो पहले हो चुका है, ये प्रमुख मांग थी। इसके अलावा पूरी परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच हो, यानी कि जो अभी तक परीक्षा हुई है उसकी एक हाई लेवल कमेटी से जांच हो। छात्रों पर लाठी बरसाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि छात्र तो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठी बरसाने की नौबत आई, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सभी छात्रों के खिलाफ किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, ये प्रमुख मांग है, क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। सोनू यादव के परिजनों को 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, ये भी छात्रों की मांग थी, जो कि उन्होंने मुख्य सचिव से बातचीत के दौरान सामने रखी। तो ये वो मांगे थी जो एक एक करके छात्रों ने अपनी मांगों को एक एक करके सामने रखा, और उसके बाद भी जो है आंदोलन जो है वो चलता रहा। 10 लाख रुपए का मुआवजा जब नहीं दिया गया, बीपीएससी के रुख से नहीं लगता है कि दोबारा परीक्षा कराने को वो तैयार होगी। इस पर हमारे सहयोगी प्रभाकर ने बात की है, दिखाते हैं आपको। बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनके प्रोटेस्ट का आज 13वां दिन है और काफ़ी अहम दिन आज रहा है। पिछले 11 दिनों से इनफैक्ट वो बैठे हुए थे गर्दनी बाग पटना में, जो है वहाँ धरना स्थल पे लगातार बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, उनसे बातचीत करें, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। कल यानी रविवार को जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जन अदालत लगाने की वहाँ बात की। वो स्टूडेंट्स
पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं वो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट, छात्र संसद लगाने की बात की और वो गांधी मैदान में हुआ। हालांकि उन्हें उसका परमिशन नहीं दिया गया था, उसके बाद भी वो अपनी जीत पर अड़े रहे और उन्होंने वहाँ छात्र संसद लगाया। उसके बाद से विरोध मार्च निकाला। उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, जिसमें कि पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और उसको उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठी चार्ज किया गया और काफ़ी स्टूडेंट्स को चोट आया, काफ़ी लोगों के ऊपर केस भी हुआ है। 700 अननोन स्टूडेंट्स के ऊपर केस हुआ है, 21 नॉन लोगों पर केस हुआ है, जिसमें प्रशांत किशोर भी हैं, क्योंकि वो भी कल रविवार को स्टूडेंट के साथ वहाँ मौजूद थे जब वहाँ पर छात्र संसद हो रहा था, जब विरोध मार्च हो रहा था। लेकिन आज की जो का दिन है वो काफ़ी अहम रहा है। आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया, मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि छात्र ये लगातार बोलते रहे हैं कि मुख्यमंत्री से नीचे वो किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार के आप संरचना को देखेंगे तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है सरकार में वो मुख्य सचिव होता है। एक तरह से सरकार है वो, तो मुख्य सचिव से आज उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने 5 डिमांड्स रखे हैं मुख्य सचिव के सामने। जो पहली डिमांड है, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के, उसे कैंसिल किया जाए और री एग्जामिनेशन हुआ जाए। उसके बाद इसमें इंक्वायरी हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जितने भी स्टूडेंट्स के खिलाफ केस किए गए हैं उसे वापस लिया जाए। जिन अधिकारियों ने लाठी चार्ज का आदेश दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और एक सोनू यादव करके लड़का है जिसने आत्महत्या कर ली इस पूरे मामले पे, तो सोनू यादव के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो ये 5 मांगे हैं जो कि स्टूडेंट्स ने मुख्य सचिव के सामने रखे। मुख्य सचिव ने अभी तक इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। उनका कहना है कि पहले इन बिंदुओं पर वो जाँच करेंगे और उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि इसमें से कौन सी मांग उनकी पूरी की जा सकती है, कौन सी मांग पूरी नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ा स्टेप आज ये हुआ है कि पहली बार जो विरोधी छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो सरकार में जो सबसे उच्च स्तर पे बातचीत हो सकती है, मुख्यमंत्री के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी है सरकार में, उनसे बातचीत हुई है। और ये सरकार, ये जो छात्र हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही कोई रास्ता निकलेगा और उन्हें कोई वहाँ से सकारात्मक जवाब मिलेगा। हालांकि अभी फ़िलहाल जब तक कोई जवाब नहीं आता और सकारात्मक जवाब नहीं आता, तब तक इनका आंदोलन जो है वो जारी है। जी, ग्राउंड जीरो से प्रभाकर की आपने रिपोर्ट देखी पटना से। अब पटना से सीधे चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली में सर्दी के बीच अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने सियासी तापमान राजधानी का बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वायदा किया गया है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि केजरीवाल का यह दाव चुनावी है। कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। इस योजना को रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले वादों की झड़ी लगा दी है। ताजा ऐलान यह है कि उनकी सरकार पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देगी। केजरीवाल का कहना है कि देश में कहीं भी इस तरह की योजना नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपसे सीखकर अपने प्रदेशों में भी इस तरह की योजना को लागू करे। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए इस योजना की शुरुआत मंगलवार को की जाएगी। केजरीवाल खुद दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। पूरी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की जाएगी। योजना के ऐलान के बाद पुजारी और ग्रंथी केजरीवाल के घर पहुंचे। संतुष्ट होकर बात किया और बात करके उन्होंने कहा कि सारे मंदिरों के जितने भी हमारे दिल्ली के मंदिर हैं, उन मंदिरों के सभी पुजारियों के लिए 18,000 रुपये मासिक बांधने की उन्होंने वचन दिया। उन्होंने कहा कि हम आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपये का सम्मान राशि। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, संतुष्ट है। वो जो काम करते हैं और जो उन्होंने वायदा किया है वो जरूर पूरा करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी जो ये भगवान इनको ऊपर के लिए जो वाहिगुरु के ऊपर चढ़ती कला बख्शे और ये मतलब सेवा करें और अरदासें सुने
और इनके लिए हम तो यही अरदास करेंगे भगवान इनको हमेशा के लिए चढ़ती कला रखें। एक तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के इमामों को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही। हफ्ते भर में 2 बार इमाम केजरीवाल के घर उनसे मिलने पहुंचे ताकि वेतन दे दिया जाए। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। केजरीवाल को इस बात का भी डर है कि कहीं उनकी योजना में कोई रुकावट ना आ जाए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि चुनाव के समय पर ही क्यों केजरीवाल को ऐसी योजना याद आई। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए अरविंद केजरीवाल वादे पर वादे किए जा रहे हैं। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना और अब पुजारी ग्रंथि योजना। देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के लिए शुरू हुई योजनाओं के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक कदम और आगे बढ़ गई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का सरप्लस बजट आम आदमी पार्टी के कारण घाटे में आ गया। सवाल है कि जनता रेवड़ी कल्चर में विश्वास करेगी या काम पर। सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक कार्ड खेलकर केजरीवाल बीजेपी को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये तो हो गई पुजारी और ग्रंथियों की सैलरी की बात, लेकिन कई राज्यों में इमामों के लिए पहले से ही सैलरी का प्रावधान है। आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहां इमामों को सैलरी पहले से दी जा रही है। दिल्ली वो राज्य है जहां पर इमामों को सैलरी पहले से दी जा रही है और इमाम मांग कर रहे हैं कि हमें ब्याज सहित भत्ता भी दिया जाए। हरियाणा दूसरा राज्य ऐसा है जहां पर इमामों को पहले से ही सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी इमामों को पहले से सैलरी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी इमामों को सैलरी दी जा रही है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पर भी इमामों को पहले से सैलरी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अकेले अपने दम पर सरकार है और यहाँ पर भी इमामों को पहले से सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जहाँ पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर भी पहले से ही इमामों को सैलरी दी जा रही है। तो देखा आपने, इन राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और सभी इमामों को वेतन दे रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा मस्जिदों के इमामों को सैलरी दिए जाने का प्रावधान है। तो अब जब ग्रंथियों पुजारियों को सैलरी देने की बात हो रही है तो फिर इस पर बवाल क्यों मच रहा है? इमामों की सैलरी देने की बात जो है वो पहले से ही अलग अलग राज्यों में है। और ये देखिए तस्वीरें, जब तमाम पुजारियों ग्रंथियों से मुलाकात की और अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़े, हाथ गले में माला डाले, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आज की है जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथियों पुजारियों से मुलाकात की थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। एक चिड़िया जहाज कैसे गिरा देती है। जाता हुआ 2024 का साल जो है रुलाता हुआ जा रहा है। इस साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर विमान यात्रियों के लिए काला महीना साबित हुआ है। दुनिया भर में 6 विमान हादसे हुए जिसमें से 234 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इन डरावने हादसों से कैसे जुड़ा है बर्ड स्ट्राइक का कनेक्शन, ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप
उन तस्वीरों को देखिए जो हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में मुआन, कजाकिस्तान में अक्ताऊ, ब्राजील में ग्रामाडो, पापुआ न्यू गिनी, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और अमेरिका में होनोलुलु। दिसंबर में इन 6 जगहों ने बड़े विमान हादसे देखे। सबसे ताजा हादसा 29 दिसंबर का है, मुआन, दक्षिण कोरिया का। जब विमान रनवे से आगे निकल गया, लैंडिंग गियर फेल होने से हुए हादसे में 179 यात्रियों की मौत हुई। इससे पहले 25 दिसंबर को कजाकिस्तान के अक्ताऊ में अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान गिर गया। शुरू में कहा गया कि इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त ये क्रैश हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि विमान रूसी हमले की चपेट में आया। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग बच भी गए। इससे 3 दिन पहले 22 दिसंबर को ब्राजील के ग्रामाडो में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। इसी दिन यानी 22 दिसंबर को ही पापुआ न्यू गिनी में एक ब्रिटन नॉर्मन BN-2B 26 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इसी महीने 19 दिसंबर को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में सैन फर्नांडो एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, जिसमें विमान में सवार 2 पायलट मारे गए। 17 दिसंबर को होनोलुलु में एक विमान एक इमारत से टकरा गया। ये हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ और इस हादसे में दोनों पायलट की जान चली गई। विमानों ने सफर को छोटा और आरामदायक जरूर बनाया है, लेकिन कई बार कुछ छोटी गलतियां, कुछ तकनीकी खराबियां सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ रही हैं। तो अगर विमान में यात्रा की उड़ान जो है वो आपकी यात्रा आखिरी साबित हो जाए तो इससे बड़ी चिंता की बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि विमान को सबसे सुरक्षित साधन के रूप में दुनिया में जाना जाता है। इन विमान में हादसों के पीछे एक बड़ी वजह किसी चिड़िया का विमान से टकराना माना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 किलो की एक चिड़िया किसी विमान के हादसे का एक बड़ा कारण बन जाती है। इसको बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। आखिर क्या है बर्ड स्ट्राइक और इससे बचाव के लिए क्या उपाय हैं, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिसंबर के महीने में दुनिया भर में 6 बड़े विमान हादसे हुए। इन हादसों के बाद सवाल उठा कि धरती के लोगों के लिए आसमान सुरक्षित नहीं है। उसमें भी दक्षिण कोरिया में हुआ विमान हादसा सबसे खौफनाक रहा, जिसमें 181 यात्रियों में से 189 यात्रियों की मौत हो गई। देश में 101 B737-800 सीरीज के विमान संचालित हो रहे हैं। हम इन B737-800 विमान पर जांच करने की संभावना तलाश रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया का विमान 29 दिसंबर यानी रविवार को बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के मुआन जा रहा था। सुबह 5:27 पर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC ने बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया। सुबह 5:28 पर पायलट ने इमरजेंसी मैसेज भेजा। सुबह 5:30 पर प्लेन को रनवे पर उतरना था, लेकिन लैंडिंग गियर खुला ही नहीं। तब इमरजेंसी में बेली लैंडिंग कराई गई, जिसमें विमान की बॉडी सीधे रनवे से टकरा गई। सुबह 5:33 पर रनवे पर फिसलते हुए प्लेन बाउंड्री वॉल से जा टकराया, जिसके बाद प्लेन में धमाका हुआ, भीषण आग लगी और 179 मासूमों की जान चली गई। इसलिए आज आपके लिए ये जानना जरूरी होता है कि किसी विमान के लिए बर्ड स्ट्राइक कितना खतरनाक होता है। 90% बर्ड स्ट्राइक रनवे के आसपास ही होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.8 किलो का एक पक्षी जब किसी तेज रफ्तार विमान से टकराता है तो 3.5 लाख न्यूटन का फोर्स पैदा होता है। अगर इसको बंदूक की बुलेट से तुलना करके देखें तो ये एक बुलेट की तुलना में करीब 130 गुना ज्यादा भयानक टक्कर होती है।
इसलिए किसी पक्षी या रनवे पर किसी छोटे जानवर का टकराना किसी विमान के लिए भारी हादसे का कारण बन जाता है। डिपेंड करता है कितनी बड़ी बर्ड हो और कहाँ पे वो बर्ड लगे। बर्ड की वजह से, सिर्फ बर्ड की वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई और तकनीकी कारण और बर्ड। सो जब दिन खराब होता है तब सब चीज़ें अगर एक साथ मिले तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। ये एक्सीडेंट बहुत ही मतलब रेयर टाइप के होते हैं। छोटे जहाज़ों में ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज छोटे जहाज़ों में जैसे हेलीकॉप्टर है उसमें तो बर्ड विंडशील्ड तोड़ के अंदर भी आ सकती है, या अगर उनका टेल रोटर पे लगे तो वो बहुत क्रिटिकल है। टेल रोटर में लगेगा तो हेलीकॉप्टर घूमना शुरू कर देगी एक ही सन पे। छोटे जहाज़ पे लगे तो उसमें सिमिलर प्रॉब्लम है। बड़े जहाज़ों में सेफ्टी फीचर्स बहुत होते हैं, रिडंडेंसी बड़ी होती है। सो बहुत सारे कारण होते हैं बर्ड हिट के और उनसे जो नुकसान हो सकते हैं। दुनिया में आसमानी उड़ान 121 साल पहले शुरू हुई थी। उसके बाद से ही बर्ड स्ट्राइक की समस्या सिर पर सवार रहती है। इससे बचाव के लिए प्रयास तो होते हैं, फिर भी कोई ना कोई भीषण दुर्घटना हो ही जाती है। इसलिए बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट पर प्लेन को बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए शूटर तैनात किए जाते हैं। वहीं कई जगहों पर लेजर लाइट या लेजर गन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर गन शॉट से लेकर अलग अलग आवाज निकाले जाते हैं जिनसे पक्षियों को भगाया जा सके। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास जहाँ पे जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं उसके आसपास साफ सफाई सबसे ज़रूरी है। बर्ड किस चीज़ से अट्रैक्ट होती है, या तो जैसे बारिश के बाद या सुबह अगर घास है, घास में कीड़े आएंगे या कोई और जानवर आएंगे तो बर्ड्स आएगी, चील आएगी। उससे बड़े जैसे पहले वल्चर्स होते थे तो वो आते थे अपना शिकार करने, तो वो एरिया साफ करना पड़ेगा। आसपास अगर फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट किस टाइप की घास उग रही है, उस घास में ऐसे प्राणी आते हैं कि नहीं। दे रूल्स हैं इसके बारे में, बट उसको एनफोर्स करना ज़रूरी है। यहाँ पे एनफोर्समेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नए साल का आगाज सुरक्षित हवाई उड़ानों के साथ हो, जहां बर्ड स्ट्राइक का खतरा सैकड़ों मुसाफिरों की जान से ना खेले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हवाई उड़ान के बाद अब अंतरिक्ष उड़ान की बात कर लेते हैं। भारत अंतरिक्ष में एक गौरवशाली उड़ान भरने जा रहा है और ये उड़ान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। स्वदेशी तरीके से विकसित डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की तैयारी कर चुका है। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी कर लेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अंतरिक्ष में इसरो का ये कदम कितना अहम है और कितना बड़ा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। रात के 10 बजते ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक और मील का पत्थर शामिल हो जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के जरिए स्पेडेक्स मिशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अंतरिक्ष की दुनिया में अपने बूते डॉकिंग अनडॉकिंग की तकनीक को अंजाम देने में सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन को महारत हासिल है। अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल होने की तैयारी में है। हमने इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ से पूछा कि भारत आखिर क्या करने वाला है। ये डॉकिंग अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट क्या करने वाला है भारत? आप जो 2 उपग्रह है ऑर्बिट में, और जो चीज़ है उसको जुड़ाने की और उसमें जो कई काम करने के, उसको आपस में ला के कई काम करने के लिए हमको एक प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके पास जाके उसको कैच करना है, उसको रिजिडाइज करना है। जो आदमी है वो एक उपग्रह में और उसमें ट्रांसफर करना है। जैसे सुनीता विलियम्स गए थे, क्रू लाइनर में गई और एंटर की स्पेस स्टेशन। उसी समय उनको एक सील्ड यूनिट तो बनाना है, उस तरह हमको ट्रांसफर हो जाए। इस सभी के लिए हमको डॉकिंग की जरूरत है। अंतरिक्ष में सबसे पहले अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को डॉकिंग की थी। इसी तरह सोवियत संघ ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे।
जबकि चीन ने पहली बार स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 में की थी। If you take this pen with the pen and the cap, fitting it in a stable manner is what we call as docking. This is an acrobatic effort that we are going to do in the space, which is actually a very complex process, but happens to be very fundamental to many of the future space aspirations that ISRO holds. इसरो के स्पेड एक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर से डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। कितना मुश्किल है डॉकिंग अनडॉकिंग करना? क्या ये सैटेलाइट धीमे धीमे चलते हैं या बहुत तेजी से होते हैं, उनको पास लाना पड़ता है? बहुत तेजी से चलते हैं। उसका स्पीड तो है 7.8 किलोमीटर पर सेकंड है, पर यहाँ 2 उपग्रह है एक ही स्पीड में चलते हैं, सो इसका रिलेटिव स्पीड है, उसका डिफरेंस है, तो कितना कमी होती है। तो हमने ये कंट्रोल IC कंट्रोल करेंगे कि हम स्पीड तो ग्राउंड में आपको उसमें एक में बैठे तो दूसरा को देखे तो चलता भी नहीं लगेगा। ये तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड तो स्पीड है, वो आपस में एक डायरेक्शन में, और दोनों डायरेक्शन में स्पीड तो 0 ही होगा। माने दोनों तेजी से जा रहे हैं लेकिन साथ साथ जाएंगे और फिर जुड़ जाएंगे। तो आपने देखा 2 ट्रेन जाते हैं ट्रेन ट्रैक पे, ऐसे कितने जोर से चलते हैं, उसमें आपस पे डोर कब कैसे जाऊं, बात हो सकती है लेकिन कम होती है। लेकिन ये आप अंतरिक्ष में करो। अंतरिक्ष में करता है, यस, तो ऑटोमेटिकली करता है, कंप्यूटर करते हैं, हम ऑटोनोमसली हम यहाँ से कंट्रोल नहीं करते। इस खास मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। तो भारत अंतरिक्ष में एक बड़ा कारनामा करने जा रहा है, लेकिन ये समझने के लिए कि डॉकिंग अनडॉकिंग क्या होती है, ये हम आपको बताने के लिए खास ग्राफिक्स तैयार किया है। और ये ग्राफिक्स तैयार करके हम बड़ी आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, डॉकिंग अनडॉकिंग से भारत को क्या हासिल होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जिन 2 सैटेलाइट की डॉकिंग या अनडॉकिंग होगी, उनकी रफ्तार बंदूक की गोली से तेज होगी, तकरीबन 10 गुना तेजी से ये दोनों सैटेलाइट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। डॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट का पास आना, और अनडॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट का एक दूसरे से दूर जाना। और जब ये दोनों सैटेलाइट एक साथ चल रहे होंगे तो दोनों 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे होंगे, और उसके बाद जब ये डॉकिंग करेंगे, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो इनकी जो रफ्तार होगी वो 0.25 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाएगी। इससे अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने में भारत को मदद मिलेगी। इसके जरिए अंतरिक्ष में यात्रियों को भेज पाना भी आसान होगा। अंतरिक्ष यात्रा के लिए चांद पर भेज पाना यात्रियों को आसान होगा। चांद से सैंपल कलेक्ट करके वापस अंतरिक्ष स्टेशन पर लाना ये भी ज़रूरी होगा, ये भी आसान हो जाएगा। और जो ज़रूरी उपकरण हैं उनको ले जाके और वापस ले आना भी आसान होगा। और देखिए, मलबा हटाने के लिए, जो अंतरिक्ष में मलबा फैला हुआ है उसको हटाने के लिए भी डॉकिंग अनडॉकिंग पर जब महारत भारत की हासिल हो जाएगी तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से जो तमाम तकनीकी मदद हैं वो अनडॉकिंग डॉकिंग की तकनीक हासिल करने के बाद उससे भारत को एक महारत मिल जाएगी, और भारत रूस, चीन, अमेरिका जैसी तमाम उन बड़े क्लब में शामिल हो जाएगा। एलीट ग्लोबल क्लब है उसमें शामिल हो जाएगा, और भारत चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास डॉकिंग अनडॉकिंग जैसी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल होगी। तो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद मिलेगी, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने, चांद पर उतारने, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस अंतरिक्ष स्टेशन में लाने और धरती पर लाने में ये टेक्नोलॉजी पर जब महारत हासिल हो जाएगी तो भारत जो है वो अंतरिक्ष में एक मील का पत्थर जो है उसके नज़दीक तक पहुँच जाएगा, उस तक पहुँच जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने अंतरिक्ष की बात आपको बताई। अब हम आपको बताते हैं भारतीय समाज में फूफा के नाराज होने की। भारतीय समाज में फूफा जब नाराज हो जाता है तो किस तरह से वो बड़ी कहावत के रूप में लोगों में एक लाइन में समझा दिया जाता है कि आखिर हुआ क्या है। आज एक खबर आई और वो खबर आई है अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई। पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन से उसके फूफा नाराज हो गए। अल्लू अर्जुन के फूफा यानी पवन कल्याण
सिनेमा हॉल में भगदड़ के मामले में पवन कल्याण ने ऐसा क्या बोल दिया जो अल्लू अर्जुन के खिलाफ माना जा रहा है। आप भी देखिए। क्या फूफा जी पुष्पा से नाराज हो गए हैं? बात आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ फूफा कौन है। दरअसल अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद हैं और अल्लू अरविंद की बहन सुरेखा की शादी हुई है सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ, यानी चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा हुए। जाहिर है चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण भी रिश्ते में अल्लू अर्जुन के फूफा ही लगेंगे। दरअसल फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ और फिर इसी मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर 17 दिन की चुप्पी के बाद पवन कल्याण ने बयान दिया है और इस बयान में वो अल्लू अर्जुन पर ही हमलावर नजर आए। पवन कल्याण ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, पुलिस को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। पवन कल्याण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भी तारीफ की। उन्होंने रेवंत रेड्डी को बड़ा नेता बताया और लगे हाथ ये भी कह दिया कि अल्लू अर्जुन ने भगदड़ में मारी गई महिला के परिवार से मिलने में देर की। अल्लू अर्जुन के बारे में बोलते हुए पवन कल्याण ने अपने बड़े भाई चिरंजीवी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी भी फिल्मों की स्क्रीनिंग में शामिल होते थे, लेकिन वो मास्क पहन कर जाते थे ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो। ऐसा कहा जाता है कि पवन कल्याण यानी छोटे फूफा से अल्लू अर्जुन की नहीं बनती है। जेल से छूटने के बाद भी अल्लू चिरंजीवी से तो मिले, लेकिन पवन कल्याण से नहीं मिले। अब पवन कल्याण ने ये कहकर बात और बढ़ा दी है कि अब तक इस मामले में रेवंत रेड्डी का रवैया बिल्कुल ठीक रहा है। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। पहले अल्लू अर्जुन के समर्थन में बीजेपी के भी कुछ बड़े नेताओं ने बयान दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन से भारत में एक गांव कुछ ज्यादा ही गमगीन है। क्यों, बताएंगे ब्रेक के बाद। खबरों की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं जिमी कार्टर के निधन की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जिन्होंने 100 सालों का जीवन जिया और वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे, लेकिन उनके निधन से भारत का एक गांव खास तौर पर उदास है। वो कैंसर से जूझ रहे थे लंबे समय से और उनका अब निधन हो गया। लेकिन ये गांव क्यों उदास है? दरअसल जिमी कार्टर का भारत से गहरा रिश्ता है। जब वे राष्ट्रपति थे तो 1978 में भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने हरियाणा के एक गांव का दौरा किया था। बाद में इस गांव का नाम जिमी कार्टर के नाम पर कार्टरपुरी रख दिया गया। अब जिमी कार्टर के निधन के बाद इस गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, देखिए हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। हरियाणा का ये गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। आज से करीब 47 साल पहले ये छोटा सा गांव तब सुर्खियों में आया था जब अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपनी पत्नी रोजलिन के साथ इस गांव में पहुंचे थे। जनवरी 1978 में हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गांव में कार्टर का आना बहुत बड़ी बात थी। तब कार्टर के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे। कार्टर के कदम पड़ने के साथ इस गांव का न सिर्फ कायाकल्प हुआ बल्कि नाम भी बदल गया। आज ये गांव भारत के नक्शे पर कार्टरपुरी के नाम से जाना जाता है। कार्टर जब दौलतपुर नसीराबाद गांव में आए थे तो उस वक्त जश्न का माहौल था।
आसपास के कई गांव के लोग यहां पहुंचे थे। उस वक्त दीपचंद यादव ने पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर और उनकी पत्नी का स्वागत किया था। हालांकि दीपचंद तो अब नहीं है, लेकिन उनके बेटे नंबरदार मनोहर लाल और उनकी बहू वीरवती को वो दिन आज भी याद है। मनोहर लाल के अनुसार जिमी कार्टर का स्वागत पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हरियाणा के पारंपरिक तरीके से किया गया था। इस दौरान उनकी पत्नी वीरवती ने रोजलिन को चुनरी भी पहनाई थी। माहौल तो ऐसा था, बड़ा खुशी का माहौल था। जितने भी आदमी औरतें थी सब खुश हो रही थी। आज हमारे गांव में जिमी कार्टर आ रहे हैं। उनकी मिसेज उनके साथ थी, उस करके वो और भी ज़्यादा औरतें खुशी थी। हमारी सहेली बन गई तो उनका स्वागत किया गया। थाल में हल्दी वो रख के दिया जला के उनके ऐसे घुमा के उनको दिखाया गया। 60 के दशक में जिमी कार्टर की मां इस गांव में हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर काम करने आई थीं और कुछ समय के लिए यहां रुकी भी थीं। बाद में जब जिमी कार्टर राष्ट्रपति बने और उनका भारत आने का प्रोग्राम तय हुआ तो उनकी मां ने उनसे इस गांव का दौरा करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से जिमी यहां आए। जिमी कार्टर और उनकी पत्नी रोजलिन गांव के दौरे के बाद बहुत खुश थे। रोजलिन ने गांव के लोगों के लिए पत्र भी लिखा था, जिसका मजमून कुछ इस तरह था। प्रिय साथियों, भारत दौरे के दौरान आप लोगों द्वारा दिए गए अनमोल तोहफे से जिमी और मैं बहुत खुश हैं। ये तोहफे हम लोगों को हमेशा कार्टरपुरी गांव की यात्रा के बारे में याद दिलाते हैं। इतना शानदार गिफ्ट देने के लिए और हमारी बेहतर खातिरदारी करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिमी ने भी आप सभी गांव वालों को अपना धन्यवाद दिया है। गांव वालों के मुताबिक जिमी के भारत से लौटने के बाद भी लगातार पत्राचार बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बंद हो गया था। आज जब ग्रामीणों को जिमी कार्टर के निधन के बारे में सूचना मिली तो उन्होंने जिमी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गांव वाले जिमी को याद करके भावुक हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी मलाल है कि जिस प्रकार का विकास का आश्वासन गांव के लिए मिला था वैसा नहीं किया गया। गुरुग्राम से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।